और रुद्रप्रयाग में 15 जून को हुई सड़क दुर्घटना को एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन एक्शन के नाम पर परिवहन विभाग के हाथ अभी भी खाली हैं और इस दुर्घटना ने परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। तो कंपनी की तरफ से मुझे लापरवाही बहुत ज्यादा लग रही है। और दूसरा जो हिट कंपनी थी, उसको हमारे बच्चों ने जो बुक किया था उसको 12 बजे फोन पे पता चला, उसको 12 बजे पता चल गया, लेकिन उसने हमको 5:30 बजे बताया। तो कहीं न कहीं कंपनी की बहुत बड़ी लापरवाही रही है इसमें। ड्राइवर के पास स्पेशल फाड़ों का लाइसेंस नहीं है, तो कंपनी को भेजना ही नहीं चाहिए। यदि उसने भेजा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तुरंत अरेस्ट करो उसे, कंपनी के ओनर को, और उसको जेल में डालो और उसके बाद धारा 304 लगाओ। ये है दिल्ली निवासी केसी मीना, जिन्होंने 15 जून को रुद्रप्रयाग में हुए टेम्पो ट्रैवल हादसे में अपने जवान बेटे अभिषेक मीणा को खो दिया। केसी मीणा के कई सवाल हैं और ये सवाल वाजिब भी हैं। राज्य का परिवहन विभाग यदि अलर्ट होता तो शायद यात्रियों की जान बच सकती थी। दुर्घटना के बाद कई ऐसी खामियां सामने आई हैं, जिसने राज्य के परिवहन विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पहली जानकारी, जो गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसके ड्राइवर के पास हिल एनडोर्समेंट लाइसेंस नहीं था, यानी कि पहाड़ में गाड़ी चलाने का अनुभव नहीं था। दुर्घटना के करीब 3 घंटे बाद परिवहन विभाग की साइट से मृत ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस में हिल एनडोर्समेंट रजिस्टर कराया गया। सवाल उठता है कि मृत ड्राइवर के लाइसेंस में कैसे और किसने हिल एनडोर्समेंट करा दिया। परिवहन विभाग एक हफ्ते बाद भी इसका पता नहीं कर पाया है। बद्रीनाथ हाईवे पर ऋषिकेश के पास तपोवन में परिवहन विभाग की चेक पोस्ट है। ड्राइवर का लाइसेंस यहाँ पर क्यों नहीं चेक किया गया? ये गाड़ी तपोवन चेक पोस्ट से किस समय गुजरी? उस समय कौन ड्यूटी पर था? हफ्ते भर बाद भी परिवहन विभाग ये जानकारी नहीं जुटा पाया। टेम्पो ट्रैवल में 20 सवारियों का पास था, लेकिन इसमें 26 यात्री सवार थे। यात्रा रूट पर होने के बावजूद ओवरलोड बस को क्यों नहीं चेक किया गया? परिवहन विभाग के पास इसका भी कोई जवाब नहीं है। जो चालक होता है, चालक का एक लाइसेंस होता है। लाइसेंस को पर्वतीय मार्गों पर चलाने के लिए, जो कमर्शियल गाड़ियां हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हैं, उनको चलाने के लिए हिल एंडोर्समेंट की जरूरत होती है। हिल एंडोर्समेंट नहीं था चालक लाइसेंस पर, ये संज्ञान में आया है। इस पे जो रिकमेंडेशन है हमारी कमेटी की, वो ये है कि हिल एंडोर्समेंट की प्रक्रिया को ऑनलाइन न करके इसका टेस्ट कराया जाए। बहरहाल, दुर्घटना के लिए जिम्मेदार विभागीय लोगों के खिलाफ एक्शन लेना तो दूर, उन्हें चिन्हित तक नहीं किया गया है। इतना जरूर है कि विभाग ने अब लाइसेंस में हिल एनडोर्समेंट के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को बंद कर इसके लिए फिजिकली प्रेजेंस अनिवार्य कर दिया है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग की गई। 3 महीने बाद हुई कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर मोहर लगी। मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड ने एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक को मंजूरी दी है। साथ ही विद्युत सुरक्षा विभाग के तहत 80 नए पदों को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने सहकारी समितियों में प्रबंध समिति के सदस्य एवं सभापति के पदों पर राज्य की महिलाओं को 33% पद आरक्षित रखे जाने का फैसला लिया है। हमारा ये उत्तराखंड एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण विधेयक है। इसके प्रख्यापन के संबंध में प्रस्ताव आया था। जो आवास विभाग के अंतर्गत जो विभिन्न प्राधिकरण हैं, वहां पे जो मिनिस्ट्रियल संवर्ग होता है, उसके लिए कोई नियमावली नहीं थी। तो आज ये प्रस्ताव लाया गया था आवास विभाग के द्वारा कि जो हमारी इस संबंध में जो कार्मिक विभाग की नियमावली जो अभी तक चल रही है, उन्हीं को अडॉप्ट किया जाएगा। तो उसके संबंध में माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। विधानसभा उपचुनाव में राजेंद्र सिंह भंडारी को बीजेपी से टिकट मिलने के बाद कुछ नेता नाराज चल रहे हैं, जिन्हें मनाने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल पिछले 2 दिनों से जोशीमठ में है और नाराज कार्यकर्ताओं के घर पहुंचकर उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद ही कह रहे हैं कि चुनाव में भूखे रहना है तो
कि तो आप अपने घर आए? बिल्कुल, मैं तो आया हूँ पहले भी। अरे चुनाव जी तो पहली बार यही तो आया पहला सीधे घर यार, मुझे मोटी बारिश। बड़कोट में पंपिंग स्कीम के लिए पहले फेज में फंड की मंजूरी सीएम धामी ने दी है। उत्तरकाशी के जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवान ने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलनकारियों की भी जीत है और जल्द 72 करोड़ की ये योजना पूरी होगी और लोगों को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि बड़कोट में पानी की किल्लत को लेकर लोग बीते 17 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे। मैं बड़कोट के आंदोलनकारी साथियों की तरफ से और बड़कोट की मातृशक्ति की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। वास्तव में ये आंदोलनकारी और मेरी मातृशक्ति की जीत है और ये आंदोलन लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी का स्टार प्रचारक बना दिया है। उत्तराखंड के विधानसभा उपचुनाव के लिए जारी लिस्ट में आकाश आनंद का नाम मायावती के बाद दूसरे नंबर पर है। इसका मतलब है कि बीएसपी में आकाश आनंद एक बार फिर से दूसरे नंबर के नेता हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में विवादित बयान के बाद मायावती ने आकाश आनंद को इमेच्योर बताते हुए प्रचार से हटा दिया था। तब उन्हें पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी हटाया गया था। उत्तराखंड में कांग्रेस 2014 के बाद 5 चुनाव हार चुकी है। जल्द हाईकमान इस बार चुनावी हार की वजह जानने 2 नेताओं को उत्तराखंड भेजेगा। पर सवाल है कि क्या हाईकमान को यहां का हाल नजर नहीं आता या फिर कोई इस हाल को देखना ही नहीं चाहता है। देखिए इसी पर रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस क्यों लोकसभा चुनाव हारी, ये जानने के लिए जल्द कांग्रेस के 2 बड़े नेता देहरादून आएंगे। हाईकमान ने इसकी जिम्मेदारी पीएल पुनिया और रजनी पाटिल को सौंपी है। दोनों नेता यहां आकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस फेल क्यों हुई। पीएल पुनिया और रजनी पाटिल जी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। बहुत जल्दी वो उत्तराखंड आएंगे और यहाँ के सभी वरिष्ठ नेताओं से, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। चुनाव हारने के बाद उसकी वजह जानना जरूरी है, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस के साथ ऐसा बार बार हो रहा है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव को मिलाकर पार्टी लोकसभा के 3 और विधानसभा के 2 चुनाव हार चुकी है। तो सवाल है कि आखिर कांग्रेस हाईकमान वजह क्यों नहीं खोज पा रहा। क्या बड़े नेताओं के आपसी झगड़े में हाईकमान कुछ कहना ही नहीं चाहता? क्या उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस हाईकमान से बड़े हो चुके हैं? पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के मुताबिक 5 हार के जिम्मेदार लोगों में वो खुद भी शामिल हैं। अब इसमें क्या कहना है? वही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और बीजेपी नेता किशोर उपाध्याय के मुताबिक कहीं न कहीं कोई बड़ी समस्या है जिसका आकलन करना चाहिए। इसमें 5 हार हुई हैं, तो मैं अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकता। मैं भी उसमें सहभागी हूँ, उसका अपयश का मैं भी उस अपयश में शामिल हूँ। तो इसलिए मैं किसी को आरोपित नहीं करना चाहता, लेकिन हर एक प्रदेश की राजनीतिक स्थिति के बारे में केंद्र में आकलन होता है, हाईकमान में आकलन होता है। अगर मैं उत्तराखंड आंदोलन में लोगों को नहीं जोड़ता, उत्तराखंड आंदोलन शुरू नहीं करवाता, तो फिर यहाँ कांग्रेस कहाँ से होती है? आप एक चीज बताइए। तो इसलिए जो है उनको उस हिसाब से आकलन करना चाहिए और स्थिति ये आई कि मुझे कांग्रेस से अलग होना पड़ा। हरीश रावत, यशपाल आर्य, किशोर उपाध्याय, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, करण महरा, ये 6 नेता अब तक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे। किशोर उपाध्याय तो बीजेपी में चले गए, लेकिन बाकी 5 नेता अभी कांग्रेस में हैं और ये 5 नेता हार की वजह भी जानते होंगे। तो सवाल है कि हार की वजह हाईकमान को बताने में क्या ये नेता नाकाम हो रहे हैं या उत्तराखंड के बड़े नेताओं और बार बार हार से हाईकमान ही परेशान हो चुका है, जिसे हार की सही वजह नहीं मिल पा रही। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। बद्रीनाथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट चमोली के दौरे पर हैं। महेंद्र भट्ट ने पोखरी नगर और गांव की मंडल मीटिंग की है, जिसमें बूथ मैनेजमेंट को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि बद्रीनाथ का उपचुनाव बीजेपी जीतेगी।
उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण अतिक्रमण की जद में है। ये खुलासा एक सरकारी जांच रिपोर्ट में हुआ है। दरअसल गैरसैंण के राधा कृष्ण काला ने अतिक्रमण को लेकर आरटीआई एक्ट के तहत सूचना मांगी थी। ये मामला राज्य सूचना आयोग पहुंचा। राजस्व और नगर पंचायत की संयुक्त टीम ने जांच की तो खुलासा हुआ कि अतिक्रमण हुआ है। संयुक्त टीम ने वक्त की कमी का हवाला देते हुए सिर्फ आंशिक जांच रिपोर्ट आयोग में पेश की। अपने आदेश में सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने उप जिला अधिकारी गैरसैंण को पूरी गैरसैंण की सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण और कब्जे की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। और बागेश्वर के कांडाधार में बने नवनिर्मित रेड क्रॉस सोसाइटी के भवन का प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने उद्घाटन किया है। मंत्री बहुगुणा ने कहा कि बागेश्वर में रेड क्रॉस सोसाइटी बेहतर काम कर रही है। इससे सामाजिक कार्यों में तेजी आएगी और जरूरतमंदों को भी वक्त पर मदद मिल सकेगी। काम कर रहे हैं, लोगों के सुख दुख में वो साथ खड़े रहते हैं, आपदा विपदा की स्थिति में लोगों की मदद करते हैं। और मैंने अपनी विधानसभा में खुद देखा है सदारगंज में कि जो कोविड के टाइम पे जब बहुत बड़ी महामारी आई, किस तरीके से रेड क्रॉस सोसाइटी के लोगों ने जाके घर घर दवाइयाँ बांटी, राशन बांटा, लोगों के इलाज में मदद करी। तो वो मेरे पास आए थे जब मैं यहाँ का प्रभारी मंत्री बना और उन्होंने एक डिमांड रखी थी कि हमारे पास एक भवन नहीं है और रोड नहीं है, तो हमने जिला योजना से और खनन न्यास निधि से वो रोड उनका भवन पास किया। आज अच्छा लग रहा है कि 2 साल के अंदर एक उनका अच्छा भवन बन के तैयार है, उसका आज हमने उद्घाटन किया है। हरिद्वार में इस बार कावड़ मेले में पिछले साल से ज्यादा कावड़िए पहुंचने की उम्मीद है। कावड़ मेले में लगभग 1 महीने का वक्त बचा है। मेले की तैयारियों के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने कसरत शुरू कर दी है। आज एसएसपी ने मेला क्षेत्र में कई जगहों पर निरीक्षण किया। डीएम एसएसपी ने स्थानीय व्यापारियों के साथ मीटिंग की। मीटिंग में व्यापारियों के सुझाव और समस्याओं को जाना गया। व्यापारियों ने मेले के दौरान भीड़ नियंत्रण, माल की सप्लाई, पेयजल, बिजली सप्लाई जैसी कई समस्याओं के बारे में अधिकारियों को अवगत कराया है। यहाँ पर व्यापारी वर्ग है, उनके साथ एक विस्तृत वार्ता भी की गई थी जिसमें उनके सुझाव आमंत्रित किए गए थे। खासकर अपर रोड में किस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो और अतिक्रमण को किस तरीके से हम लोगों को आगे सॉल्व करना है, उनके सहयोग की भी अपेक्षा हमारे द्वारा की गई है। साथ में हमारा जो ट्रैफिक है उसको किस तरीके से हम रेगुलेट कर सकते हैं, वन वे सिस्टम को चलाने के लिए, पार्किंग जो हमारे हैं उनको सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए उनके सुझाव आमंत्रित किए गए थे। और उनसे हमने कुछ आग्रह भी किया है। आगे जो अतिक्रमण की ड्राइव है उसको हम लोगों को सहयोग इनसे प्रदान करने के लिए मांगा गया। देहरादून के चौकराता में जल जीवन मिशन में हुई गड़बड़ियों पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल हुई है। हाईकोर्ट ने पूरे मामले को सुनने के बाद मामले में स्थिति को स्पष्ट करने को कहा। कोर्ट 25 जून को इस मामले पर सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि ऐसे जल स्रोतों से पानी के कनेक्शन लगाए गए हैं जिनमें पानी है ही नहीं। कॉन्ट्रैक्टर्स हो या जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके, और जो करप्शन चल रहा है पूरा टेंडर को लेके जो पूरे उत्तराखंड में चल रहा है, उन सबको मिली भगत में उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए हम ये कर रहे हैं। तो ये पीआईएल करता जो है, ये याचिका करता है जो इन्होंने ये मुद्दा उठाया है, आज कोर्ट ने इसमें इंस्ट्रक्शंस मांगे हैं और ये मैटर ट्यूसडे को लगा है। और आखिरकार भीमताल झील के सुध सिंचाई विभाग ने ले ही ली। भीमताल झील से गाद मिट्टी हटाने का काम शुरू हो चुका है। 3 दशक से स्थानीय इलाके के लिए ये प्रयास हो रहे हैं। बारिश से पहले अब सिंचाई विभाग के आगे भी कई चैलेंजेस हैं कि आखिर कैसे इतनी बड़ी मात्रा में गाद मिट्टी को हटाया जाए। 2 जेसीबी मशीन्स को इस काम में लगाया गया है। झील को साफ करने के लिए स्थानीय लोगों ने लगातार सरकार से मांग की थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। झील की सफाई होती है तो हम लोगों ने दो प्राकलन लगभग 1485 और 1490 के जिलाधिकारी का प्रेषित किए हैं। अभी स्वीकृति उन पर अपेक्षित है, लेकिन मानसून को देखते हुए और दूसरा झील के लेवल को देखते हुए हमने आज से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है और जितना मौसम हमारा साथ देता हम झील की सफाई करेंगे। और श्रीनगर में बद्रीनाथ हाईवे पर एक टैक्सी और स्कूटी की भिड़ंत हो गई है। स्कूटी सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिया गया है। नैनीताल में पर्यटकों की गाड़ी पर पहाड़ से बोल्डर गिरे, जिससे कार पूरी तरीके से डैमेज हो गई। गनीमत इस बात की रही कि जिस वक्त पत्थर गिरे कार में कोई मौजूद नहीं था। पर्यटकों की जान बाल बाल बच गई है।
पर्यटक गाजियाबाद के थे और नैनीताल घूमने आए थे। पर्यटकों ने अपनी कार पार्किंग में लगाई थी और टैक्सी लेकर घूमने निकल गए थे। हरिद्वार के रुड़की रेलवे स्टेशन से एक फर्जी पुलिस वाला गिरफ्तार हो गया है। पुलिस की वर्दी पहनकर लोगों को ये रौब झाड़ता था और वसूली करता था। आरोपी के कब्जे से 3 मोबाइल, फर्जी वर्दी, नेम प्लेट मिले हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी पर पहले से ही कई लूट के केसेस दर्ज हैं। जीआरपी पुलिस को शिकायत मिली थी कि एक पुलिस वाला लोगों पर रौब जमाकर उनसे वसूली कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी का असली नाम जरीफ है और वो देहरादून का रहने वाला है। एक व्यक्ति जो है पुलिस की वर्दी पहन करके रेलवे स्टेशन के आसपास लोगों पर रौब गालिब करते हुए जो है उनसे नाजायज़ डिमांड कर रहा है। इसी संबंध में जो है एसओ जीआरपी द्वारा अपनी टीम गठित करते हुए इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई, सीसीटीवी फुटेज वगैरह दिखाई, जिसमें पूर्व में ही उसके द्वारा वर्दी पहनकर ही लोगों से लूट की गई है। और गिरफ्तारी के समय उसके पास से 3 मोबाइल भी बरामद हुए हैं जो कि चोरी से संबंधित हैं। और मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना से जुड़ी एक 6 इंच की पाइपलाइन का वॉल्व शनिवार को गांधी पार्क क्षेत्र में फटने से हजारों लीटर पानी सड़कों पर बहता नजर आया है। एक तरफ मसूरी में पानी की बेहद कमी है, वहीं दूसरी तरफ पानी की बेतहाशा बर्बादी। पानी को यूं ही बर्बाद होता देख टूरिस्ट और लोकल लोग काफी हैरान नजर आए। और खबर मसूरी से, जहां पर दिवंगत अभिनेता टॉम ऑल्टर की 74वीं जयंती पर लोगों ने उनको याद किया है। मसूरी में जन्मे और बड़े हुए टॉम ऑल्टर भारतीय टीवी और फिल्म दुनिया में जाना पहचाना नाम रहे हैं। टॉम ऑल्टर का निधन सितंबर 2017 में स्किन कैंसर की वजह से हो गया था। ना बस ठीक है, बहुत बढ़िया। पहाड़ के गांव भी इन दिनों प्रवासियों के लौटने से गुलजार हैं। कोरोना काल के बाद हर साल अब प्रवासी अपने अपने गांव का रुख करने लग गए हैं। पहाड़ में इन दिनों रौनक बढ़ी हुई है। पूरे साल सुनसान और बंद रहने वाले घर आंगन में बच्चों के खेलने का शोर है। वहीं स्थानीय मंदिरों में प्रवासियों की भीड़ है। लोकल मार्केट भी इससे गुलजार है। दरअसल बच्चों की छुट्टियों में प्रवासी लोग पहाड़ आते हैं। आजकल हम पूजा पाठ के लिए गर्मियों की छुट्टियों में घर आए हैं। बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है इधर का, और साल भर में एक ही बार आना होता है। इसी टाइम बच्चों की छुट्टियां भी रहती हैं और पूजा पाठ का टाइम भी रहता है। शहरों में पड़ रही प्रचंड गर्मी ने भी उत्तराखंड के प्रवासियों को गांव के घर आंगन के बारे में सोचने को मजबूर किया है। कुछ समय पहले तक जो लोग घर खेत बेचकर महानगरों का रुख कर चुके थे, अब वही लोग पहाड़ में अपने घर आंगन को संवार रहे हैं। कह रहा हूँ, मैंने भी वहाँ छोड़ के अपने घर में दोबारा बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो बाहर गए हुए हैं गांव छोड़ के, वो गांव आ जाए। यहाँ बहुत राहत है, हरियाली है, ठंडा ठंडा मौसम है। जैसे कि हर तीसरे दूसरे दिन बारिश हो जा रही है। लोगों के लिए भी सबक है। जो लोग पूरी तरह से यहाँ बंजर छोड़ गए थे अपने मकानों को, तो वो इस समय पछता रहे हैं कि काश यदि हमने थोड़ा सा उनको मेंटेन किया होता तो कम से कम गर्मी के दिनों में तो हम यहाँ पहाड़ आते। कोरोना के बाद से पहाड़ों में एक ट्रेंड तेजी से बदला है और प्रवासियों की घर वापसी हो रही है। दशकों से अपने पहाड़ों से दूर रहने वाले भी अब हर साल घर लौट रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए बागेश्वर से सुष्मिता थापा की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। 24 से 30 जून तक भारी से अति भारी बारिश का मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी किया है। तेज हवाओं के साथ तेज बारिश की संभावना है। पहाड़ में कई जगहों पर बारिश हो रही है और जल्द मानसून की उत्तराखंड में एंट्री होने वाली है। लिहाजा मौसम विज्ञान केंद्र ने अलर्ट जारी कर दिया है।
तो मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन के आगे मानसून से निपटने की अब बड़ी चुनौती है। कुमाऊं कमिश्नर ने मानसून को लेकर निर्देश जारी किए हैं। कुमाऊं मंडल के सभी डीएम को तेज बारिश से पहले नालों की सफाई के साथ पहाड़ी इलाकों में कलमट को खोलने को कहा गया है। तो संवेदनशील क्षेत्रों में जेसीबी मशीन मानसून के दौरान 24 घंटे तैनात रहने को कहा गया है। वहीं आपदा संभावित इलाकों में राशन दवा के साथ कनेक्टिविटी को बनाए रखने को कहा गया है। इसके साथ कुमाऊं मंडल के अधिकारियों को मानसून की एसओपी पर अमल करने के लिए भी कहा गया है। शहरी क्षेत्रों में नाले खुले रहें, बाकी जो ग्रामीण क्षेत्रों में कलवर्ट्स हैं ये खुले रहें और नालियां साफ हो जाएं, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यही बनती है सड़क के डैमेज का भी और सड़क बंद होने का भी। सेकेंडली, इस बार वनाग्नि बहुत ज्यादा हुई है काफी जगह, तो वनाग्नि की वजह से ऊपर की हमारी जो सॉइल लूज हो गई है, काफी जगहों पे स्लाइड्स हो सकते हैं, तो उन जगहों को पहले से चिन्हित करना होगा। वहां पे आसपास हमारी जेसीबीज होनी चाहिए। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।